तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 फरवरी 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि कल की वीडियो में जो भाई सवाल किए हैं आज उन भाई का सवाल का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में आगे चल करके। ऐसे में अगर आपका भी कोई सवाल है तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि जियो कंपनी ने देश के 20 और शहरों में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत कर दी है, जहां 5G नेट की शुरुआत कर दी है। इन 20 शहरों में बिहार के 2 शहर भी शामिल है। जब मोबाइल उपभोक्ताओं को बिहार में 5G की सेवा तेजी से बढ़ रही है, वहीं अब जियो ने बिहार के 2 और शहरों में जियो 5G देने की घोषणा कर दी है। जब बिहार के 2 नए शहर भागलपुर और कटिहार है। जी हां, आपको बता दूं कि इससे पहले जियो कंपनी ने 14 जनवरी को पहली बार बिहार की राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में 5G सेवा शुरू की थी। फिर उसके बाद 17 दिनों के अंदर ही बोधगया में भी 5G सेवा शुरू कर दी थी। इसके बाद अब फरवरी में बिहार के 2 और शहरों में भागलपुर और कटिहार में 5G सेवा शुरू कर दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रिलायंस जियो ने साल 2022 के अक्टूबर में देश को हाई स्पीड 5G की सुविधाएं देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अब देश के 277 शहरों में जियो की 5G सर्विस शुरू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज एसआईटी ने 2 शातिर अपराधी साइबर अपराधी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। बिहार के किशनगंज में रह रहे ओडिशा के एक व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते से साइबर अपराधी ने 2.5 लाख रुपए उड़ा देने के एक मामले का किशनगंज पुलिस खुलासा किया है। जब पुलिस ने दोनों शातिर अपराधी से 2.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिया है। 21 जनवरी को टाउन थाना क्षेत्र में सरोज कुमार बेहरा पिता श्याम सुंदर बेहरा उड़ीसा के रहने वाले, वर्तमान में वो एक ठाकुरबाड़ी रोड निवासी और फिर किशनगंज में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। घटना के बाद उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर साइबर क्राइम की शिकायत भी दर्ज कराई है। थाने में मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकाला है। जहां MIM पार्टी ने पिछले दिनों राजस्थान के जुनैद और फिर नासिर की निर्मम हत्या के खिलाफ प्रदेश सचिव नजरे आलम की अध्यक्षता में दरभंगा नाका 5 से दरभंगा टावर तक पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च के दौरान कार्यकर्ता जुनैद और नासिर के हत्यारों को गिरफ्तार करके फांसी दो, ओवैसी साहब की सुरक्षा बढ़ाओ आदि नारों के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। प्रतिवाद मार्च को संबोधित करते हुए AIMIM नेता ने कहा है कि केंद्र की सरकार ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमानों को जानबूझ करके निशाना बनवा रही है। लगातार मुस्लिम नौजवानों पर हमला करवाया जा रहा है और आरोपियों को सरकार और फिर नेता समर्थन करते दिखाई देते हैं, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वहीं AIMIM के प्रदेश सचिव नजरे आलम ने कहा है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में कई संगठन है जो बेकसूर मुसलमानों को लगातार निशाना बना रहे हैं और शरेआम बेकसूर नौजवानों की हत्या कर रहे हैं, बल्कि ये साफ है कि केंद्र सरकार के संरक्षण में ही फल फूल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन का खतियान, जमाबंदी, दाखिल खारिज और शुद्धि पत्र के कागजात अब ऑनलाइन के द्वारा मिलेंगे। इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है। जहाँ उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग अपने जमीन का खतियान, जमाबंदी, दाखिल खारिज और शुद्धि पत्र के डिजिटल साइन वाला कॉपी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इन कागजातों को ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि जमीन के डिजिटल साइन वाला कॉपी निकालने के लिए ऑनलाइन के द्वारा 10 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद जमीन के कागजात मिल जाएंगे। जहाँ इससे जमीन के कागजात के लिए जमीन मालिकों को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल जमीन का खतियान, जमाबंदी, दाखिल खारिज और शुद्धि पत्र की प्रति वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जमीन से संबंधित अन्य कागजात भी वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी शहरों में जाम की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार के सभी शहरों में जाम काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। इस जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए सभी शहरों में ऑटो का रूट तय करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें किस रूट में कितना जाम है इसका पूरा ब्यौरा
रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट के बाद बैठक सभी ऑटो एसोसिएशन के साथ की जाएगी और इनके साथ भी तय रूट को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके बाद ये सबसे पहले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और भोजपुर में शुरू होगा, जहाँ इसके बाद अन्य जिलों में इस नियम को लागू किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक तय रूट के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ घंटों का समय भी तय होगा ताकि लोगों को सहूलियत भी हो और फिर जाम भी नहीं लगे, क्योंकि कई शहरों में ऐसे बाजार होते हैं जहां बड़ी सवारी गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और आवागमन के लिए बहुत साधन नहीं होती है। ऐसे में इन इलाकों में ऑटो चलाने के लिए समय तय किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली रणभूमि मैदान में होने वाली है। रणभूमि मैदान में मंच का काम, मैदान की घेराबंदी और फिर जोर शोर से चल रही है। महागठबंधन की इस रैली में राष्ट्रीय, प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सभी दल के प्रतिनिधि पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं। जब महागठबंधन की कोशिश है कि ये रैली ऐतिहासिक हो, जिसको लेकर के लगातार सभी बड़े नेताओं का दौरा रणभूमि मैदान में हो रहा है। जी हां, पूर्णिया के रणभूमि मैदान में 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जी हां, यानी कि कल रैली होगी, जिसका जायजा लेने के लिए जदयू के राष्ट्रीय सचिव विधान पार्षद रविंद्र सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि महारैली के जरिए केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आगाज होगा। रविंद्र सिंह ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी, राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के नेताओं का जुटान होगा। इस रैली में सभी दल के प्रतिनिधियों ने पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं। वहीं 25 फरवरी को ही पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोरिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। रैली को सफल बनाने को लेकर के बिहार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जब बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता पश्चिमी चंपारण में कैंप कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच करके तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से रैली में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। साथ ही जीवेश मिश्रा ने रैली में 5 लाख लोगों के पहुंचने का भी दावा किया है। दोस्तों, कहते हैं कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती, उसमें भी अगर मोहब्बत कुर्सी से हो जाए तब तो फिर उम्र का कोई भी मायने नहीं रखता। जहां बिहार की सियासत में भी कुर्सी का प्यार कुछ ऐसा ही है। यहां 72 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए न सिर्फ विपक्षी दल भाजपा बल्कि सहयोगी दल आरजेडी के कई नेता भी गाहे बगाहे बयान देते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो फिर नीतीश की का कुर्सी प्यार फिलहाल तो और गहरा हो ही गया है। सीएम की कुर्सी की खींचतान में जदयू जहां नीतीश के लिए मजबूती से खड़ी है, वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव अब खुद कह रहे हैं कि उन्हें सीएम बनने की जल्दी नहीं है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव ने काफी सोच समझ करके यह बयान दिया है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि देश के करोड़ों किसानों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत सप्ताह या फिर मार्च के शुरुआती दिनों में किसानों के खाते में 13वीं किस्त यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त भेजी जा सकती है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह किसानों के खाते में नई राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भेजी जाती है। पीएम किसान योजना के योग्य भी हैं, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया नहीं पूरा करते हैं तो भी 13वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरा करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको यहाँ कॉर्नर पर जाकर के आपको ई-केवाईसी पूरा करना होगा, या तभी आप इस 13वीं किस्त का लाभ ले सकते हैं। अगर आप अपने से नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, आप पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर 1800115526 या फिर 01123381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आगामी 27 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, इसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई है। इस बार बजट सत्र में प्रश्न उत्तर को लेकर के हर तरह की व्यवस्था रहेगी। दरअसल बिहार का बजट इस साल फरवरी को पेश होने वाला है। इसको लेकर के बिहार के राजनेताओं के साथ ही साथ आम लोगों की भी काफ़ी उम्मीद है। खास करके किसान और मध्यम वर्ग परिवार के लोगों को बजट कैसे प्रभावित करेगा, ये जानना अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दूं कि अगस्त महीने में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला लंबा सत्र होगा जब भाजपा विपक्ष में रहेगी और आरजेडी और जेडीयू समेत 7 दलों वाली महागठबंधन सत्ता पक्ष की तरफ रहेगी। ऐसे में इस बार जो बजट आएगा उसको लेकर के हंगामा होना तो तय माना जा रहा है। जहां सरकार अपने बजट को लेकर के सभी के लिए फायदेमंद बताएगी तो फिर वही विपक्ष इस पर सवाल उठाना लाजिमी बताया जा रहा है।
यानी कि विपक्ष सवाल उठाएगी ही, और विपक्ष कहेगी कि ये बजट कुछ भी नहीं है, और सत्ता पक्ष कहेगी कि ये बजट बिहार के लिए बजट है, जहाँ बिहार की हक के लिए बजट है। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का, तो हम एक एक करके सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं आपका, ये लिखते हैं शबनम खातून जी, लिखते हैं कि हेलो सर नमस्ते, मुझे ये पूछना था कि 2023 बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कब होगा, प्लीज़ सर बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ सर प्लीज़। तो शबनम जी आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम उसमें मेंशन करते तो आपको सही सटीक जवाब मिलता, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं किए तो फिर आपको जवाब कैसे मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ये लिखते हैं कि हम रामू यादव बोल रहे हैं कोटी थाना दरभंगा ज़िला से, हमारा राशन कार्ड में नाम बहुत दिन से गलत है, सुधार कैसे होगा बताइए हमें। तो आपको बता दूं कि इसके लिए आपको आरटीपीएस काउंटर में जाना होगा, वहां जाकर के आप अपना राशन कार्ड में नाम सुधार कर सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है कि लिखते हैं कि फाइनली मेरा एग्ज़ाम 12 फरवरी को ख़त्म हो गया है, अब से मैं आपका न्यूज़ हर दिन देखूँगा, आपका मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। तो शुक्रिया धन्यवाद, लेकिन आप ये बात यह है कि आप अपना नाम नहीं लिखे हैं, और नाम लिख देते तो और बढ़िया हो जाता, कोई बात नहीं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ये लिखते हैं कि राजू कुमार यादव लखीसराय से, बिहार पुलिस की बहाली कब निकलेगा। तो बिहार पुलिस की बहाली अभी कोई उसका डेट नहीं निकला है, जब निकलेगा नोटिफिकेशन जारी होगा तो बता दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लिखता है मोहम्मद उबैदुल्लाह जी, लिखते हैं कि मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह जोकीहाट अररिया बिहार से, फिरदौस भाई गुड मॉर्निंग भाईजान, गुड मॉर्निंग भाई। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लिखता है इल्तिजा हुसैन रहमानी जी, लिखते हैं कि फिरदौस भाई प्लीज़ आप ये बताएं कि बिहार में पुरानी पेंशन कब से लागू होगा। ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि पुरानी पेंशन लागू करने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, जब सरकार इस पर एक्शन लेगा तो लागू हो जाएगा, जब एक्शन नहीं लेगा तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है तो नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, ये लिखते हैं चंद्रभूषण जी, लिखते हैं कि मैं चंद्रभूषण मैं पूछना चाहता हूं कि नवोदय एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो इसके बारे में भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं अपडेट नहीं आई है, तो जिसकी वजह से आपको जानकारी नहीं दिया जा सकता। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है शाहजमाल खान जी, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि फिरदौस भाई, आप ये बताइए कि नया राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं पहले फैमिली के साथ था, मेरा अलग परिवार बन चुका है, इसलिए मैं अपने से राशन कार्ड बनाने के लिए चाहता हूं। तो इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा राशन कार्ड बना सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी सीएससी सेंटर में जाइए, वहां जाकर क्यों बोलिए कि हमको ऑनलाइन राशन कार्ड बनाना है, कैसे बनेगा, मेरा ऑनलाइन करके दीजिए, तो आपको ऑनलाइन करके देगा। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी प्रूफ मांगा जाएगा वही आपको बता देगा, आप वो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ले जा करके राशन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर अभी रोक देते हैं, जिसका भी सवाल बाकी रह गया है आगे इसी वीडियो में आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे, और आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देंगे। तो ऐसे में आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए डेली न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम उम्र 6 साल तय किया जाए। बुधवार को ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शुरुआती 5 साल की उम्र सीखने का फंडामेंटल स्टेज है, जिसमें 3 साल का प्री स्कूल एजुकेशन और इसके बाद क्लास 1 और 2 शामिल है। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्री स्कूल से कक्षा 2 तक के बच्चों के निर्बाध सीखने और फिर विकास को बढ़ावा देती है। ये केवल आंगनबाड़ियों या फिर सरकारी सहायता प्राप्त निजी और एनजीओ में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 3 साल की गुणवत्तापूर्ण प्री स्कूल शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ही किया जा सकता है। अधिकारी ने कहा है कि मंत्रालय ने राज्य सरकारों और फिर केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी आयु नीति में जरूरी बदलाव करें और 6 साल या फिर इससे अधिक आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दें, या 6 साल से पहले नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में व्हाट्सएप के यूजर्स की संख्या करीब 55 करोड़ से भी अधिक है। जी हाँ, और इनमें से 95% यूजर्स फर्जी और स्पैम कॉल से परेशान हैं। इसकी जानकारी हाल ही में हुए एक सर्वे में सामने आया है। सर्वे में शामिल 76% लोगों ने माना है कि स्पैम कॉल और स्पैम मैसेजिंग में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी इजाफा हुआ है। ये सर्वे
लोकल सर्किलर ने किया है। जहाँ लोकल सर्किल का ये सर्वे 1 से 20 फरवरी 2023 के बीच किया गया है। जहाँ सर्वे में शामिल 95% व्हाट्सएप यूजर्स ने कहा कि उन्हें हर दिन कम से कम एक बार स्पैम कॉल और फिर मैसेज आते हैं। वहीं 41% लोगों ने कहा है कि उन्हें हर रोज 4 और इससे अधिक स्पैम कॉल आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के कॉल और फिर मैसेज व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट से आ रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली होने वाली है। इसमें बिहार में महागठबंधन के सभी 7 सहयोगी दल शामिल होंगे, जहां उनकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रैली को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और दिन रात एक करके रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जदयू के प्रदेश प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा को इस रैली का संयोजक बनाया गया है। वे कहते हैं कि महागठबंधन की रैली अभूतपूर्व होगी और इस रैली के माध्यम से न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में बड़ा मैसेज जाएगा। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा और बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे की तैयारी की नींव रखी जाएगी। वहीं रैली में मंच से लेकर के ग्राउंड सिस्टम की तैयारी को देख रहे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कहते हैं कि सीमांचल तो छोड़ दीजिए कि बिहार में ऐसी रैली कभी नहीं हुई थी। ऐसी तैयारी है, रैली की ओर जो भीड़ आएगी तो वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुनील सिंह बताते हैं कि रैली के लिए विशेष मंच बनाया गया है जो 72 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा होगा। 6 फीट इसकी ऊंचाई होगी। यह मंच पर लगभग 100 लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है। इसके लगे 3 वीआईपी रूम बनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा एक वीआईपी के लिए व्यवस्था रहेगी। साथ ही मंच के बगल में 7 राजनीतिक दलों का झंडा लगाया जाएगा। सुनील सिंह बताते हैं कि रैली के लिए कई महत्वपूर्ण तैयारियां भी की गई है, जिससे सीधे रैली में दूर दूर से आने वाले लोग जुड़े हुए हैं। जब पूर्णिया शहर में आने वाले हर मार्ग में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि आने जाने वाले किसी को भी कोई भी समस्या हो तो फिर उसका पता समय पर चल सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में लगातार हलचल मची हुई है। यहाँ सीएम बनने से लेकर के अगले लोकसभा चुनाव में पीएम पद का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर भी अभी सही रार मची हुई है। जब बिहार में महागठबंधन सरकार है, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी तीनों यहाँ की सरकार में हैं। ऐसे में महागठबंधन का कायम रह पाना खतरे में लग रहा है। इसकी वजह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव है। असल में राजद के लोग जदयू नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं कांग्रेस इससे सहमत नहीं है। जब गुरुवार को बिहार कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने इस बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन एकजुट होगा। जानकारी के मुताबिक अमित नाथ तिवारी ने कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब महागठबंधन की पूर्णिया में 25 फरवरी को बड़ी रैली होने जा रही है। जी हां, इस रैली के पोस्टर में कहीं भी राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। वहीं असित तिवारी के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस में किसी पद पर नहीं है, इसलिए उनकी तस्वीर पोस्टर में नहीं है। जहाँ असित तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी की तस्वीर न होने से पार्टी और फिर कार्यकर्ताओं साथ ही लोगों में भी गलत संदेश जा रहा है। उधर राजद इस बात से सहमत नहीं है कि राहुल गांधी को ही पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही विपक्ष के सबसे योग्य उम्मीदवार पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। जहां उनका लंबा अनुभव है, जब सभी विपक्षी दलों को वह एकजुट कर सकते हैं, जब वह पीएम मटेरियल है, सबसे बेहतर पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। राहुल गांधी और सीएम नीतीश कुमार का नाम पीएम कैंडिडेट के तौर पर लगातार सामने आ रहा है। जब बिहार में ये पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस सवाल का जवाब महागठबंधन की दरार से निकले ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय के दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। जब बीजेपी नेता ने दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ही जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने में लगी हुई है। वहीं नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बिना जनाधार के नेता हो गए हैं। नित्यानंद राय ने राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा का हवाला देते हुए दावा किया है कि जदयू बिना जनाधार की पार्टी हो गई है और नीतीश कुमार हताश और निराश हो गए हैं।
जहां उनको भय है और वे तेजस्वी यादव के सभी क्रियाकलापों से अवगत हैं। वहीं उनका दावा है कि दूसरी ओर फिर आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रखा है, जब प्रदेश बदनाम हो रहा है और राज्य के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है और खुलेआम अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं। रोज जघन्य वारदातों की खबरें सामने आ रही है। बालू माफियाओं और अपराधियों का राज हो गया है। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। यह लोकसभा चुनाव 2024 में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस की लाठी खानी पड़ी। जब पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी सरकार द्वारा किया गया नौकरी के वादे के पूरा नहीं होने को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बिहार के अलग अलग जिलों से BTSC अभ्यर्थी वीर चंद्र पटेल पथ स्थित JDU और RJD के दफ्तरों का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने आंदोलनकारी अभ्यर्थियों को रोक दिया, जहां अभ्यर्थियों को संघ भवन के पास ही रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक हुई और पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि वादा करने के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने बहाली नहीं की है। इससे पहले 30 जनवरी को भी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था और उस दौरान भी पुलिस ने लाठीचार्ज करके अभ्यर्थियों को भगा दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जारी खींचतान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज जदयू में जो चल रहा है उससे नीतीश कुमार की आत्मा कह रही होगी कि उन्हें बजट के साथ ही राजपाट छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। उन्हें राजपाट इसीलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी दुर्गति होना तय है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज जदयू में जो चल रहा है कि 2025 के बाद विधायक तय करेगा और अब लालू जी भी स्वस्थ हो गए हैं, तो फिर नीतीश जी की आत्मा अब कह रही होगी कि बजट के साथ ही उन्हें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को जल्द ही राजपाट छोड़ देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पटना में कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम किया है। जब वो BJP में थे तो फिर वो नीतीश कुमार थे, अब उन्हें कोई नहीं पूछता है। आने वाले दिनों में इनका दल समाप्त हो जाएगा और 2025 में बिहार में BJP की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपके सवालों के जवाब देने का, तो हम अब एक एक करके आप लोगों के सवाल लेंगे और उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं। ये लिखते हैं कि मोहम्मद कैसर आलम जी लिखते हैं कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कैसर, मैं 2013 का उर्दू TET पास हूँ। क्या मुझे 7 चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा या नहीं? तो कैसर आलम जी अभी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सरकार का काम है। जब सरकार आप लोगों को लेने का आदेश जारी करेगा तो फिर आप लोगों को लिया जाएगा, वरना फिर नहीं लिया जाएगा। ये सरकार पर डिपेंड है, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। अब अगला सवाल लेते हैं दामोदर जी से। लिखते हैं कि LIC का पैसा कब मिलेगा? तो LIC का पैसा कब मिलेगा? आपका कौन सा खाता है, कौन सा आप मतलब कि पॉलिसी में इन्वेस्ट किए हैं, वो सारा चीज़ बताइएगा, तभी तो आपको बताया जाएगा ना। सिर्फ LIC बोल दिए हैं तो कैसे बताया जाएगा? उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं मोहम्मद रुफियान बिहार से। ये लिखते हैं कि KDB लाइव बहुत अच्छी है। गनी फिरदौस भाई, आपको धन्यवाद करता हूं दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको भी वीडियो देखने के लिए। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विनोद कुमार पासवान जी। लिखते हैं कि फिरदौस जी, मैं अररिया जिला के प्लासी प्रखंड से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अब राजनीति के लिए लायक नहीं रहा, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। विनोद कुमार पासवान। तो जी विनोद जी, ये बात आपके नज़रिए से हो सकता है, लेकिन जब नीतीश कुमार चाहेगा रिटायर होने का तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन हमको और आपको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, हम लोग ये काम कर सकते हैं, वो है वोट किसी को भी दे सकते हैं और उसका सरकार बनवा सकते हैं। तो उसके बाद अगला सवाल लेते हैं मोहम्मद फरमान जी का। लिखते हैं कि सर हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, नल जल पंप ऑपरेटर को मानदेय कब से मिलेगा ज़रा बताइए। नहीं, ये तो विभाग ही कह सकता है, बिहार सरकार का काम है, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जब भी कोई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया जाता है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो हम KDB लाइव के माध्यम से बताते हैं। जब नहीं बताते हैं तो आप समझ जाइए कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, अपडेट जारी नहीं किया गया है। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिखते हैं कौन, देवराज कुमार जी। लिखते हैं कि सर PM किसान का स्टेटस में अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है,
कब तक आएगा पीएम किसान का पैसा? तो देवराज जी, पीएम किसान का पैसा बहुत जल्द आने वाला है। अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों के द्वारा, वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी फरवरी महीने में या फिर मार्च महीने की शुरुआत में आ सकता है। हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनुमान के मुताबिक आपको बताया गया है। उसके बाद अगला सवाल लिखते हैं कि मोहम्मद अफसर शेख जी लिखते हैं कि फिरदौस भाई, आपका एड्रेस मैं कई बार पूछा लेकिन आज तक नहीं बताया। मैं किशनगंज का रहने वाला हूं। तो अफसर जी, मैं भी किशनगंज का ही रहने वाला हूं। अब किशनगंज कहां से, कौन सा एरिया से, ये आपको नहीं बता सकता हूं। हाँ, ये है कि मैं भी किशनगंज का ही रहने वाला हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट का ही। दोस्तों, सवालों के जवाब का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब कल की वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और चलिए फिर आगे इसी वीडियो में डेली न्यूज़ की ओर। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली जल्द शुरू होने वाली है। इस बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये नियमावली कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फिर मार्च के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि 7वें चरण की शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने सुपौल में आयोजित एक कार्यक्रम में भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही शिक्षकों की बहाली होगी। नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया गया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। आपको बता दें कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द शुरू किया जाए। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो फिर बिहार के बजट सेशन को नहीं चलने देंगे। हालांकि आज की खबर से शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में त्योहारों के नज़दीक आते ही शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में शराब की खेप को बिहार भेजना शुरू कर देते हैं। जहाँ रंगों के त्यौहार होली के नज़दीक आते ही शराब के अवैध कारोबारी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर से करीब 55 लाख रुपए की शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। जब बरामद शराब की डिलीवरी मुजफ्फरपुर और छपरा में होनी थी, इससे पहले ही छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की खेप को जब्त कर लिया है। दरअसल बिहार में होली के मौके पर शराब पीने की पुरानी परंपरा रही है, जहां शराबियों के लिए बिना शराब की होली फीकी पड़ जाती है। यहाँ बिहार में शराबबंदी के बाद शराब का शौक रखने वाले लोगों के लिए होली का मजा कम हो गया है। ऐसे में होली के मौके पर शराब माफिया एक्टिव हो जाते हैं और बाहर के राज्यों से बिहार में शराब की खेप भी पहुंचना शुरू कर देते हैं। जब वहीं पर छपरा में मद्य निषेध विभाग ने स्कैनर के माध्यम से 55 लाख रुपए के विदेशी शराब को पकड़ा है। जब साथ ही कंटेनर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में विधान पार्षद आरजेडी नेता कारी साहब ने बीजेपी पर जम करके निशाना साधा है। जदयू और फिर आरजेडी की मार्च में तेजस्वी यादव की ताजपोशी वाली डील पर एमएलसी ने कहा कि डील बीजेपी के लोग करते हैं जैसे पाकिस्तान से डील कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिना बुलाए देश को बिन बताए पाकिस्तान चले जाते हैं और नवाज शरीफ की मां का पैर भी छूते हैं, वहां की बिरयानी खाकर के आ भी जाते हैं और देश की बिरयानी पर दंगा कराते हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश की मां बहनों का नाम लेने में उनको शर्म आती है और कपड़े से लोगों को पहचानते हैं। यही तो बीजेपी का चरित्र है। उन्होंने कहा कि सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों लेकर के बीजेपी की नीयत और नीति कभी साफ नहीं थी और आज भी साफ नहीं है। एमएलसी ने कहा कि कश्मीर के तर्ज पर ही सीमांचल और बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर के बीजेपी के लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्लान रच रहे हैं, जहां आने वाले दिनों में जिनका जवाब सीमांचल की जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार का विकास चाहते हैं, उन्हें पद का कोई भी लालच नहीं है।
AIMIM को महागठबंधन की रैली में शामिल नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए कहा कि वैसे तमाम लोग जो देश में कट्टरपंथी फैला करके देश और समाज को बांटना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ महागठबंधन की लड़ाई है। MLC कारी मोहम्मद शोएब ने 25 तारीख को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आयोजित महारैली में भाग लिया है। उन्होंने कहा है कि किशनगंज के युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके भाग लें, इसे लेकर के युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किशनगंज पहुंचे थे। दोस्तों, बड़ी खबर इस समय बिहार की राजनीतिक जगत से है, जहां संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू बाय बाय कर दिया है। जहां 2 दिन की विशेष बैठक में कई तरह के सुझाव और सलाह भी दी गई है, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल की नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। वे जदयू के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और MLC के पद से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यह 2 दिन की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आज से नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विशेष परिस्थिति में वे 2 साल पहले नीतीश कुमार के साथ आए थे, पर अब उनके साथ रहना उनके और फिर बिहार के हित में नहीं है, इसलिए अब वे फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने घर के बजाय पड़ोसी के घर से राजनीतिक विरासत की घोषणा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार की जनता का बड़ा समर्थन मिला था, पर सत्ता आने के बाद कुछ दिन जनता की भावना का ख्याल रखा, पर बाद में उनमें बहकाव आ गया। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की परिकल्पना को साकार करने के बजाय परिवार को आगे बढ़ाने में लग गए। इसका दुष्परिणाम उन्हें आज भी झेलना पड़ रहा है। उसके बाद लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नया बिहार बनाने का जिम्मेदारी सौंपा था। जब संघर्ष के दौरे में हमारे जैसे नेता भी उनके साथ रहा है। जब बिहार को लालू राबड़ी शासनकाल से खौफनाक मंजर से बाहर आने में नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगाई, जिसका फ़ायदा बिहार को मिला। नीतीश कुमार का कार्यकाल शुरू में अच्छा रहा, पर अंत भला के बजाय बुरा हो गया, यानी कि अंत बुरा तो फिर सब बुरा हो गया। नीतीश जी ने अपनी राजनीतिक विरासत परिवार के सदस्य के बजाय पड़ोसी के पास गिरवी रख दी है। नीतीश के इस कदम से उनके साथियों एवं जदयू के लिए बुरा हो रहा है। इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जदयू को भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर जॉब कार्ड फर्जी या फिर दोहरे थे। जब वहीं कुछ मजदूर बिहार से लंबे समय से बाहर हैं और फिर पिछले 3 सालों में मनरेगा के तहत एक दिन भी काम नहीं किया है, उनका भी जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 39,36,000 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये खुलासा मनरेगा के तहत बने जॉब कार्ड को आधार से लिंक करने के दौरान हुआ है, जहां सबसे अधिक 6 जिलों में जॉब कार्ड को रद्द कर दिया गया है, जिसमें राजधानी पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। पता चला है कि कई मजदूरों ने इंदिरा आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जॉब कार्ड तो बना लिया था, लेकिन उस कार्ड के आधार पर बीते 3 सालों में एक दिन भी मजदूरी नहीं की। दोस्तों, बात करते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर भाषा। जब किसी समाज के लिए भाषा की उसकी संस्कृति का वाहक होती है, जब भाषा के माध्यम से ही समाज अपनी संस्कृति, अपना संस्कार और इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता रहा है। जब भाषा की माँ बोली होती है और दुनिया की बात छोड़ दे तो फिर आज बिहार में ही कई ऐसी बोली है जो खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। माँ और बच्चे के बीच का पहला संवाद बोली के माध्यम से ही होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मातृभाषा किसे कहा जाए, जहाँ इसकी चुनौती क्या है और इसका विस्तार कैसे संभव है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर ये प्रस्तुत है। बिहार में हिंदी और उर्दू के अलावा मुख्य रूप से 3 क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है, उनमें भोजपुरी, मैथिली और मगही। जब पिछले 40 से 50 सालों में एक बड़ा तबका इन भाषाओं से दूर हुआ है। जब मातृभाषाओं को लेकर के तीनों क्षेत्रीय भाषाओं के विद्वानों की आम राय है कि ये महज माँ की बोलचाल की भाषा नहीं है, बल्कि ये उस परिवेश की भाषा है जो बच्चे को घर, आंगन, टोला, मोहल्ले में सुनने समझने को मिलता है। आज भाषा आंदोलन ने बिहार की कई बोलियों को खत्म कर दिया है। भोजपुरी के साथ आज अलग चुनौती है तो मैथिली के साथ अलग संकट है। मगही का दर्द इन दोनों से अलग है। एक बात जो आज तीनों भाषाओं में देखने को मिल रही है वो ये है कि पहली पीढ़ी बोलती है, दूसरी पीढ़ी समझती है, लेकिन संकट अगली पीढ़ी को लेकर के ज़्यादा है, क्योंकि वह ना बोल पाएगी और ना ही समझ पाएगी। जन्मभूमि और फिर कर्मभूमि के बीच का भाषाई अंतर आने वाले दिनों में मातृभाषा को लेकर के एक नई बहस को जन्म देगा।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि 24 की तैयारी को लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी स्वामी सहजानंद की जयंती मनाने आ रहे हैं, जहां काफ़ी संख्या में किसान आएंगे, जिन्हें गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। पार्टी की तरफ से उनके आने की तैयारी की जा रही है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि आरजेडी का कोई भी विधायक बोल रहा है कि ताजपोशी हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड से उपेंद्र कुशवाहा अलग चले गए और उन्होंने कहा कि जदयू का गठन ही हुआ था राजद के अगेंस्ट में, लेकिन आज माफियाओं के गोद में बैठे नीतीश कुमार बिहार को डसने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में समाधान यात्रा नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार में घूम घूम करके नीतीश कुमार पिकनिक मना रहे हैं। पूरे बिहार को जंगल राज में परिवर्तित कर दिया गया है। पुलिस को गुंडे मार रहे हैं और फिर बिहार में जंगल राज आ गया है। 2 गुंडों का गिरोह आज बिहार अपराधियों के गिरोह के जाल में फंसा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब बिहार को बचाना है जो 2024 में होगा। ये लोग कहते हैं 100 के नीचे बीजेपी सीमेंट देंगे। नीतीश कुमार में शक्ति है क्या? जब बीजेपी ने साथ दिया तब बीजेपी ने नीतीश कुमार को बनाया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को नहीं बनाया। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को नकली आदमी कहा है। यह वही उन्होंने कहा है कि आज लालू प्रसाद यादव को हॉस्पिटल में कितना दुख हो रहा होगा। बेचारे चाह रहे हैं कि मेरे बेटे का ताजपोशी हो जाए। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने उनको सिग्नल दे दिया है कि हमारा नेता तेजस्वी ही होंगे, तो फिर आखिर आज क्यों रुक गए हैं? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2024 चुनाव को लेकर के अभी से ही सियासी पारा गर्म हो गया है। राजनेता एक दूसरे पर बयानबाजी करके हमला कर रहे हैं। बुधवार को सीवान में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि घर में घुस करके आरजेडी के लोग दहशत मचाते थे, इसीलिए बिहार की जनता अब दोबारा लालू को नहीं लाना चाहती है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान सीवान की दरौली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता को पूरा देश दिखाई देता है, लेकिन अपने घर गाँव की दुर्दशा पर कभी ध्यान नहीं देता है। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग लालू प्रसाद यादव के जंगल राज से डर करके भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि अपराध वाले जंगल राज के समय घर में घुस करके अपराधी गोली मार करके अपहरण करके चले जाते थे। या 4 बजे शाम में कोई लूटपाट ना कर ले, इस डर से लोग खेत सड़क छोड़ करके घर के भीतर चले जाते थे। इसी डर से लोग लालू यादव के आरजेडी को वोट ना देकर के मजबूरी में बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता हर बार सोचती है कि इस बार विधायक को सबक सिखाएंगे, लेकिन जब चुनाव का समय आता है और लोगों को लगता है कि लालटेन जीत रहा है, तो फिर जंगल राज से डर करके भाजपा को वोट दे देते हैं। जब बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सबसे बुरा हाल है, यानी कि बिहार में मुसलमानों का सबसे बुरा हाल है। दलितों के बाद सबसे ज़्यादा बदहाली मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि जिंदा रहे या ना रहे भाजपा को वोट नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है। आज बिहार में बस 2 ही दलों का राज है, मोदी जी की भाजपा और लालू का लालटेन। नीतीश कुमार तो कोई दल ही नहीं बचा है। जब कभी लालटेन पकड़ करके लटक रहे हैं, तो कभी कमल के फूल पर बैठ करके तैर रहे हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।